चलिए, कितने लोग आ गए? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलिए, कल कहाँ रुके थे? सर ग्राउंड फ्लोर पर। अरे वो थोड़ी नहीं है हमारा कोर्स, वो तो ऐसे रेफरेंस देते हैं। जो मेन हमारा जो चल रहा है वहाँ कहाँ रुके? तब गुलाम प्रथा के बारे में बता रहे थे आप। हाँ, तो मेरे ख्याल सब समझ में आ गया आपको। यस सर। उसके बिना जो है ना आपका सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा आगे जो हम पढ़ेंगे। जो कोर्स में है ना पुनर्जागरण वगैरह, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, या ऐसे चलेंगे आगे तक। गुलाम प्रथा की सब विशेषताएं समझ में आ गई सबको? गुलाम प्रथा में क्या क्या हुआ जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ क्या क्या विशेषता है गुलाम प्रथा की। सर, गुलाम प्रथा में जो गुलाम हुआ करते थे स्लेव्स, उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता था। उन्हें एक ह्यूमन ना समझ के एक प्रॉपर्टी माना जाता था, जिसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज के जैसे गाय बैल या कोई फिजिकल सामान, उसकी तरह उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। तो सर स्लेवरी सिस्टम में जो स्लेव्स होते थे उन्हें एक मूवेबल प्रॉपर्टी समझा जाता था, जिन्हें खरीदा और बेचा जाता था, और उनके लिए एक अलग से बाजार लगाया जाता था और उनके स्किल के हिसाब से उनके प्राइस सेटअप किए जाते थे। उन्हें बाकी फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरह माना जाता था, जैसे कि गाय बैल, बकरियां और कोई फिजिकल सामान जैसे हम खरीदते हैं, उसी तरह उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। उनके हेल्थ या उनको एक पॉपुलेशन ना समझ के बस एक इस्तेमाल की वस्तु मानी जाती थी। और जितने भी हम देखते हैं ये मुगल पीरियड के लोग और इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े नंबर में ये स्लेव्स एज अ गिफ्ट भी इस्तेमाल हुआ करते थे सर। अगर किसी को गिफ्ट देना था तो जैसे हम सामान गिफ्ट करते हैं, वैसे स्लेव्स को भी एज अ गिफ्ट एक्सचेंज किया जाता था। वेरी गुड। ये तो मैंने नहीं बताया था, बहुत चीजें जो आपने अपनी तरफ से बताई, पर इट इज ट्रू। एक्चुअली ये मुगल पीरियड में थोड़ा पढ़ा भी था और मैंने थोड़ा सा डिस्कवरी एंड ऑल पे देखा भी है। वेरी गुड। The same was the case with the American slaves who were exported. Yes, sir. They treated the same way to Africans. Africans were taken to America and they were sold there in the market. Auction. There was an auction. Yeah, auction was conducted for them. Anyway, we'll come to that later on. We'll come to that later on. If possible, we'll make a world tour after this. We'll make a world tour. We'll take you to all the countries of the world. Before that, after I finish this one, the main our discourse of history till date. समझ में आया? तो बढ़िया है, बढ़िया। और अभी जो हम बात कर रहे थे, 10-12 हजार साल पहले दुनिया में स्लेवरी सिस्टम आया. The classical examples of it was एंशियंट रोम एंड ग्रीस. रोम एंड ग्रीस में ये किताबों में पढ़ा जा सकता है, प्लेटो, एरिस्टोटल और सबकी किताबों में इनके बारे में चर्चा है. जो नगर राज्य होते थे, नगर राज्य, राजनीति शास्त्र आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना? हाँ, सिटी स्टेट्स, वो सब गुलामों से भरे हुए होते थे. ग्रीस में, ग्रीस मतलब पहले क्या बोलते थे ग्रीस को? यूनानी सभ्यता. एंड रोमन एम्पायर. तो ये सब देखने को मिलता है. इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, सब किताबों में इनके वर्णन है. और फिर ये जो है 10-12 हजार साल में जो नियम है समाज की उन्नति का, दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज ऑल्सो अ साइंस. इतिहास भी एक विज्ञान है. मार्क्सवाद के हिसाब से 2 ही वाद हैं दुनिया में, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म
यानी भौतिकवाद एंड आदर्शवाद। तो भौतिकवादी जो विचार है उसमें सारे विज्ञान विज्ञान है, ये आर्ट नहीं है। सोशियोलॉजी भी, पॉलिटिकल साइंस भी, हिस्ट्री भी, इनके साइंस वो होती है जिनके ऑब्जेक्टिव नियम होते हैं। इतिहास वैज्ञानिक विषय है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुपरक, जो हमारे इच्छा पे निर्भर नहीं करते। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिनका आंसर आपके ऊपर निर्भर नहीं होता, ऑलरेडी उसमें रहता है, आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते। प्राकृतिक जो होता है, मतलब सूरज को हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपना काम करता है। ठीक वैसे ही समाज में भी, इतिहास में भी कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम जो है वो ये था कि उत्पादन की शक्तियां में का मालिक कौन था? मास्टर, मालिक। और एक वो विशेष तरह के संबंधों में रहते थे। अब ध्यान से सुनना, उत्पादन रोज प्रगति करता है, कुछ नया रोज बनाता है, सोचता है। कभी वो हाथ से खुदाई करता था, फिर हल बैल पहिए का आविष्कार हो गया। तो ये क्या हो रहा है? कुछ न कुछ हम इन्वेंशन करते हैं रोज, कुछ न कुछ रोज उत्पादन के द्वारा हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सदियों से करते आए हैं, आज भी करते हैं। पहले खेती बाड़ी हल बैल चलाकर करते थे, अब ट्रैक्टर और कंबाइन से करते हैं। तो ठीक उत्पादन की शक्तियां रोज प्रगति करती है, लेकिन उत्पादन के संबंध, जो गुलाम और मास्टर के बीच में जो संबंध है, वो एक जगह में स्थिर रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस बात को पकड़ें आप। तो उनके बीच में मेल खाना बंद हो जाता है, ये व्यवस्था सड़ जाती है। अब वो समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। समाज बहुत आगे निकल जाता है धीरे धीरे, लेकिन संबंध जो होते हैं, प्रोडक्शन रिलेशंस आर स्टिल स्टैग्नेंट, सड़ान पैदा हो जाती है। जैसे हमारा शरीर भी बूढ़ा हो जाता है और इंसान भी खत्म हो जाते हैं, हर चीज ऐसे ही ब्रह्मांड में भी, समाज में भी खत्म होती है। हर चीज का एक उम्र होती है और उसका फॉर्म परिवर्तन हो जाता है प्रकृति में, और समाज में हम मतलब इंसान भी बूढ़े होके खत्म हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ये समाज भी धीरे धीरे, उत्पादन की शक्तियां रोज प्रगति करती हैं, लेकिन संबंध वहीं खड़े हैं। उनका मालिक वही सड़ा गला मालिक जो है, मास्टर था, इसलिए इनके बीच में मेल नहीं खाता। ये तार जो है, खिंचाव बहुत बढ़ जाता है और क्रांतियों के द्वारा टूट जाता है। क्रांति की जाती है समाज में, आम जनता के द्वारा परिवर्तन आते हैं और क्वालिटेटिव चेंज आता है। क्वालिटी चेंज हो जाती है समाज की, क्वांटिटिव चेंजेस इनटू क्वालिटेटिव चेंजेस। ये फिलॉसफी की बात है। पॉलिटिकल साइंस बोलती है, पॉलिटिकल साइंस देखो, अब क्यों साइंस बोलते हैं पूछ के देखना किसी से। मार्क्स ने पहली बार इन विषयों को वैज्ञानिक बताया है कि ये विज्ञान है। विज्ञान वो होता है जिसके नियम अपने होते हैं, प्रगति के, उन्नति के, विकास के। तो समाज के विकास के अपने नियम हैं, और पहला नियम है कि उत्पादन के संबंध और उत्पादन की शक्तियों में मेल बैठना बंद हो जाता है, मेल नहीं खाता है। आपके दादाजी धोती पहन के घूमते थे, आप जीन्स पहन के घूमते हैं। जीन्स पैदा करना पड़ती है, अब आप धोती नहीं पहन, कुर्ता धोती नहीं पहन सकते आप, जो दादाजी पहनते थे या बुजुर्ग लोग पहनते थे, पिताजी पहनते थे। तो ये क्या हुआ? धीरे धीरे उत्पादन, वो पेन हो सकता है स्याही वाला था, उससे पहले हम कलम से लिखते थे। कलम क्या होती है? वर्ष कलम। कलम क्या होती है? लिखने वाली वस्तु। अरे कलम सर, लिखने वाली वस्तु होती है कलम, पेन। हाँ चलो,
पर पहले वो बांस की बनती थी, बांस की बांस की होती थी। यहाँ पाइप जैसा होता है बांस का पाइप। सर उसे नरकट कहते थे। अच्छा, आपके यहाँ बोलते होंगे, मुझे पता नहीं। बुंदेलखंड में नरकट सर मेरे बोलते हैं। सर मेरे नाना जी ने बताया था। हाँ देखो, पूछो किसी बुजुर्ग से कि आप स्कूल में क्या लिखते थे। तो पहले स्याही होती थी, स्याही जिसको गलाना पड़ता था दवात में, और बच्चों के कपड़े काले रहते थे हमेशा, हाथ काले, कई बार मुंह भी काला। स्कूल से आओ तो उस स्याही से फिर वो कलम बांस की बनती है ज़्यादातर, वो बांस, और इसमें पाइप जैसा, सटक जैसा होता है, बीच में खाली होता है। तो उसकी हम क्या बोलते हैं, ब्लेड से तीखा कर करके कलम बनाते थे, और वो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनाता है। ठीक है ना। हाँ, वो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, 50 साल पहले वो चलता था स्कूलों में, भारत में सब जगह। स्लेट तो अभी भी होता होगा कहीं कहीं। पट्टी, लकड़ी की पट्टी होती थी, लकड़ी की पट्टी है ना, लकड़ी का बोर्ड होता था जिस पर हम उस कलम से लिखते थे। खैर, तो ये क्या हुआ, आज हम ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, आज हमारे पास बॉल पेन, जेल पेन है। ठीक है, इवन स्याही वाले पेन भी बंद हो गए। तो ये क्या होता है, विकास होता है धीरे धीरे, हमारे उत्पादन की शक्तियों का, उत्पादन का विकास। मनुष्य का दिमाग रोज सोचता है। तो एक वक्त आता है जब वो संबंध अपने आप में हमें बेड़ियां डाल देते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते, पीछे को खींचते हैं। लेकिन समाज, नदी आगे बहती है, पीछे नहीं जाती। हमेशा याद रखें नियम। बांध बना सकते हो आप, तो वो बांध जैसा बन जाता है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला जाए, वो बांध फाड़ के, बांध तोड़ के नदी आगे निकल जाती है। समाज का विकास भी ऐसे ही होता है। हम अब पूंजीवाद से सामंतवाद की ओर नहीं जा सकते। अब हम हल बैल नहीं चला सकते, अब ट्रैक्टर से ही होता है काम। हल बैल चलाने का मतलब है 100 साल पीछे चले जाना, 50 साल। तो ऐसे करके प्रगति होती है पूरे समाज की। तो उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन के संबंध के बीच में मेल खाना बंद हो जाता है, और क्रांतियों के द्वारा समाज टूट जाता है। इसलिए स्लेवरी सिस्टम जो है वो टूट गया। दिस एग्जिस्टेड अराउंड 10 to 12,000 ईयर्स, 10 से 12,000 साल तक वो रहा। एंशिएंट ग्रीक, रोम एंड पूरी दुनिया की सभी सभ्यताओं में इससे कोई नहीं बच सका। रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मुख्य गुण था, प्रकृति जो थी, वही थी। अब भारत में भी ऐसे देखेंगे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन ये वैज्ञानिक इतिहास की व्याख्या है। तो 455 ईस्वी में, पूर्व नहीं, ईस्वी में 1500 साल पहले, 1600 साल पहले रोम में ग्लैडिएटर उनका नेता था। इन गुलामों का नेतृत्व किया, लेकिन उस जमाने में ये एकत्रित नहीं थे, टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे सब। ग्लैडिएटर ने इनका नेतृत्व किया, अपने मालिकों की हत्या कर दी और अपनी जमीनें छोड़ के भाग गए। ऊब चुके थे, थक चुके थे, अब समाज में परिवर्तन आना था। तो ये उनके विद्रोह के रूप में क्रांतियां हुई और एक नए समाज की स्थापना हुई। ये गुलाम अपनी जगहें छोड़कर चले गए, अपने मालिकों को छोड़ दिया और अपने मालिकों से दूसरे मालिकों के यहाँ चले गए, फ्री में चले गए। अब मुझे क्या खरीदना नहीं पड़ रहे हैं, मेरे पास 100 गुलाम आ गए और वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मालिक मुझे भोजन चाहिए, भोजन। अब भोजन के बिना तो रह नहीं सकते, भोजन मजबूरी है, सुबह से शाम तक फिर भोजन चाहिए। तो उन्होंने दूसरे मालिकों के यहाँ शरण ली और फ्री में उसके पास चले गए और गुलामी को धीरे धीरे, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो कहीं कहीं गुलामी चलती रही, हालांकि अर्ध गुलाम कहलाए, रूस में अर्ध गुलाम, उस तरह की गुलामी नहीं थी। वो स्पीकर कौन बोल रहा है? आनंदी, पुष्पेंद्र पटेल। इसको म्यूट कर दो, आप ही कर सकते हो। कर सकते हैं कि नहीं आप?
पुष्पेंद्र पटेल तो मेरे सामने ही बैठा है, बैठा मतलब फोटो है उसका। सर हो गया। हाँ म्यूट है वो। ओके गॉट इट, बात को पकड़ना, ठीक है। तो क्रांतियों के द्वारा समाजों में परिवर्तन आता है और एक नए समाज की स्थापना होती है। 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में धीरे धीरे होती है, रात में एक में नहीं होती। धीरे धीरे पुराने सिस्टम खत्म होते हैं, उसके स्थान पर नए आते हैं। तो एक नई व्यवस्था आई जो पहले से प्रोग्रेसिव थी, प्रगतिशील थी, बेहतर थी। उसने उन गुलामों की जिंदगी बेहतर बनाई। अब उन्हें आज़ादी दी, अब वो जब चाहे छोड़ के जा सकते थे। उन्हें आप हत्या नहीं कर सकते, उनकी बेच नहीं सकते उनको। सबसे बड़ी बात, शोषण बरकरार रहा, शोषण कभी खत्म नहीं हुआ इन वर्ग वाले समाज में। जिस समाज में 2 वर्ग थे, अब हम नए वर्ग में आ जाते हैं और नई व्यवस्था जिसका नाम आपने कभी सुना होगा, सामंतवादी व्यवस्था। अच्छी तरह नोट कर लें, दिमाग में भी और कॉपी में भी। तीसरी जो स्टेज मानवता ने चढ़ी वो थी सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म। आपका पूरा कोर्स इससे भरा हुआ है, कभी नहीं समझ में आएगा किताबों से। अब इसको ठीक से समझे अंदर तक। फ्यूडलिज्म या सामंतवाद, FEUDALISM, FEUDALISM, फ्यूडलिज्म, ऐसे याद रखें। ये कंसेप्ट्स हैं जो पूरी दुनिया में कभी भी आपको काम आएंगे और अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी होता है। फ्यूडलिज्म इसको बोलते हैं जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी स्टेज चढ़ी मानवता ने सामंतवाद की, जिससे पूरी मानवता गुजरी है, सभी दुनिया की सभ्यताएं गुजरी है। कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता, चाहे वो भारत हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो चाइना हो। सिर्फ हमने उसको इस दृष्टि से नहीं देखा है, हम कहानियों के रूप में इतिहास को पढ़ते हैं जो गलत है, वैज्ञानिक नहीं है। इंसान कैसे प्रगति किया, कैसे जिया, क्या फोर्स काम करते थे, ये हम नहीं पढ़ाते कभी। 2 रूप से पढ़ाया जाता है इतिहास, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसके बिना आप हमेशा लंगड़े रहोगे। इसका आना आपको बहुत जरूरी है। NCERT की किताबों में कई बार पढ़ते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अक्सर मिलती है। हो सके तो उनमें ज़रूर पढ़ना, NCERT की किताबों में जो स्कूलों में चलती हैं। कुछ सुधार किए हैं उसने, और इग्नू वगैरह में भी सुधार हुए हैं। इस तरह से भी इतिहास वहाँ पढ़ाया जाता है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। तो सामंतवाद 5वीं 6ठी शताब्दियों से शुरू हुआ यूरोप में। हम अभी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यूरोप ही केंद्र है, और 16वीं 17वीं शताब्दियों तक रहा। उसमें हम आएंगे एंड में 17वीं शताब्दी में। तो ये करीब 1200 साल पहले रहा, 12,000 साल सामंतवाद रहा, करीब 1000 से 1200 साल, 1300 साल, 1400 साल कह सकते हैं। 1 से 1,500 साल तक दुनिया में रहा सामंतवाद। फिर वहीं आ जाते हैं, सामंतवाद में मानव के द्वारा मानव का शोषण जारी रहा। ये समाज भी 2 वर्गों में विभाजित था, एक उत्पादन के साधनों का मालिक और एक उन पे काम करने वाला। एक फ्यूडल सामंत और दूसरा किसान, पीजेंट। किसान को क्या बोलते हैं? पीजेंट, PEASANT, पीजेंट। पीजेंट्री, पीजेंट किसान को बोलते हैं, याद रखते हैं। तो 2 वर्ग थे, सामंत और किसान। अब सामंत क्या होता है? बड़ी बड़ी जमीनों का, जागीरों का मालिक। कहो तो छोटे छोटे स्टेट्स। भारत में आप आए तो सिंधिया, होलकर, क्या थे ये? बुंदेलखंड में 35 प्रिंसली स्टेट्स थे। 35 राजकुमारों में बटा हुआ था बुंदेलखंड सिर्फ। तो ये 35 क्या थे? सामंत।
सामंत थे। अब समझ में आ गया? Yes, sir. आपके आसपास लोग बात करते हुए मिल जाएंगे। अभी कई नेता हमारे हैं, संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो सामंत थे, जिनके दादा परदादा बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। कहते हुए सुनेंगे लोगों को कि हम 500 गांवों के मालिक थे, हमारे अंडर में ये पूरी रियासत थी। रियासत भी बोलते हैं इसको। तो बुंदेलखंड में 35 रियासतें थी और दुनिया में कहा गया। ऐसे फ्रांस, जर्मनी, इटली कहीं भी चले जाए, वहाँ का एक मुखिया होता था जिसको प्रिंस कह सकते हैं, राजा। और ये 150 किलोमीटर तक एरिया उसके कब्जे में होता था, वही टैक्स लेता था। कुछ संगठित राज्य नहीं थे मध्यकाल में, इसको मध्यकाल भी बोलते हैं। याद रख लें, 5वीं से 16वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक मध्यकाल। इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये प्राचीन काल 5वीं शताब्दी में खत्म हो जाता है, 6ठी में। 5वीं 6ठी में प्राचीन काल खत्म। भारत के इतिहास में थोड़ा अलग है। 1206 में प्राचीन काल खत्म होता है और 1707 में शिवाजी की मृत्यु के साथ मध्यकाल मानते हैं, लेकिन ये सब बकवास है। काल, जब कालों का निर्धारण, काल विभाजन इतिहास में तब होता है जब मूलभूत परिवर्तन आए समाज में, व्यवस्थाएं बदलें, जड़ों से समाज बदल जाए, तब हम उसको पीरियडाइजेशन करते हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन है। लोगों ने कई तरह से किया है, ये सबसे वैज्ञानिक है। तो प्राचीन काल खत्म, मध्य काल में हम रह रहे हैं। इस काल में अब आप पढ़ेंगे पुनर्जागरण, जो पहला चैप्टर है आपका कोर्स में। मैं उसको बहुत विस्तृत रूप से आपको ले जा रहा हूँ। महासागर से घूमते हुए हम एक नदी में घुसेंगे, तो नदी अपने आप समझ में आ जाएगी। कोर्स में चलेंगे आपको, फिर कोर्स आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। समझना बहुत जरूरी है, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। अभी हम आपको महासागर से घुमा के ला रहे हैं और फिर ले चलेंगे आपको, जो आपके कोर्स में पहला चैप्टर क्या है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण इसी काल में हुआ था, मध्य काल। ये था अंधकार का युग, इसको क्या बोलते हैं, डार्क एज। डार्क एज, अंधकार का युग। अंधकार, कोई अंधकार का प्रतीक क्या है, अज्ञान। नहीं, अज्ञान का प्रतीक क्या है, अंधकार। जब हम अंधकार बोलते हैं तो अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो अंधकार में रहता है। हालांकि उसको लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन अंधकार में रहता है। डिग्री से पढ़े लिखे नहीं होते, ध्यान रखें। आपके पिताजी आपसे कई गुना समझदार हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, फिर भी जो हम ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान होना अपने ब्लड में चला जाए, रट्टा मार के पास होके बाहर नहीं भाग जाना, अंदर चला जाए, हमेशा के लिए आपके ब्लड में चला जाए, बूंद बूंद करके, तो ज्ञान का विकास होता है। तो अंधकार का युग क्यों था ये? क्योंकि इसमें धर्म को बहुत शक्तिशाली बना दिया गया। चर्च, यूरोप की बात करें तो चर्च, कौन सा चर्च था? सबसे पुराना चर्च कौन सा है? कैथोलिक चर्च। वेरी गुड। किसने बोला ये? सर अंशिका। वेरी गुड अंशिका। पता नहीं कहाँ हो, लेकिन जो भी है इंटेलिजेंट हो। वेरी गुड। रोमन कैथोलिक चर्च। अरे म्यूट करो, किसका है ये माइक? आवाजें नहीं आनी चाहिए बीच में। तो जरा ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। विश्व इतिहास में मध्यकाल 5वीं से 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी तक 455 से लेके मध्यकाल माना जाता है 1648 तक। इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, जिसमें हम आगे जब कोर्स पढ़ेंगे, यदि मैं पढ़ाता रहा आपको, तो कोर्स में जब आएंगे तो उसमें ये मिलेगा आपको मध्यकाल।
इंग्लिश क्रांति, इंग्लैंड का गृह युद्ध, इंग्लैंड के गृह युद्ध माना जाता है, पूंजीवाद की शुरुआत मानी जाती है। 1648 में इंग्लैंड का गृह युद्ध खत्म हुआ था, सिविल वॉर इन इंग्लैंड, 1639 से 1648 तक। तो यह है मध्यकाल का काल। क्यों कहते हैं अंधकार का युग इसे, कौन बताएगा? Why it's called dark ages? Sir, please explain. Intelligent. Sir, कौन बोल रहा है? पहले नाम बता दिया करें, मुझे पता नहीं चलता है। Who is speaking? बताओ शाबाश। Why it is called dark ages? क्यों कहते हैं इसे अंधकार का युग? सर इस काल में धर्म अधिक हो गया था। इसमें जो राजा हैं या प्रिंस, उसे धर्म वाले जो अधिकारी हैं वे मानते थे कि ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति की है और यही शासन करने के लिए योग्य हैं, ऐसे मानते थे सर। एकदम सर इसलिए भी डार्क एज कहा जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक कुरीतियां जो हमने अभी पढ़ी, जैसे स्लेवरी सिस्टम, इसका भी अगेंस्ट होने लगे थे लोग। इसके धर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था तो इसके भी अगेंस्ट होने लगे थे लोग। और हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के जो भी वॉरियर्स थे वो यूरोपियंस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उनके साथ वॉर में एंगेज हो गए थे। तो रोमन एम्पायर जो था सर वो डिमोलिश होने लग गया था, इसीलिए उसे डार्क एज कहा जाता है। नो नॉट एग्जैक्टली। सर सोचने समझने की क्षमता नहीं थी लोगों में। सर धर्म इतना ज्यादा बढ़ गया था, प्रभाव हो गया था, चर्च का इतना ज्यादा प्रभाव हो गया था वहां के पोप और पादरियों का, कि अगर कोई थोड़ा भी धर्म के अगेंस्ट या बाइबल के अगेंस्ट या फिर उनके अगेंस्ट भी कुछ बोलता था तो डायरेक्ट उसको मौत की सजा दी जाती थी, वो भी बहुत ही दर्दनाक वाली। अभी तो राजाओं इसको ऐसे भी कह सकते हैं की शक्तियां भी कम हो गई थी चर्च के आगे। और सर इकोनॉमिकली भी वो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, इसलिए भी। सर इस समय बहुत सारे युद्ध लड़े गए जिससे जो स्वतंत्रता थी उसकी हानि हुई। स्वतंत्रता कहाँ थी अभी? अब्द गुलाम किसान। सर ये वॉर वाला जो सलील ने कहा वो सही है, क्योंकि सर उस समय बहुत ज्यादा यूरोपियंस और मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन या एक टेंशन की स्थिति थी सर। और सर मुस्लिम ने फ्रेंच और स्पेन पे और पुर्तगाल पर शासन कर लिया था। हाँ सर, हाँ। नो सर वहाँ के साहित्य और साथ में धर्म के बारे में बोलने लगे थे। अगस्टाइन इसके है ना समकालीन माने जाते हैं सर। कौन? सर बट जो कुछ हॉलीवुड मूवीज है लाइक 300 एंड ऑल, उसमें ये सब कहते हैं सर। नॉट एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा अभी तक सर। जो धर्म मध्यकाल का था इतिहास सर, उसमें कह दो जो अगस्टाइन है वहाँ के राजनीतिज्ञ, वह है ना धर्म के ऊपर है ना बहुत व्यापक से उनकी विशेषता पे वर्णन करते रहते थे, उनके अगेंस्ट बोल नहीं पाते थे, ताकि धर्म का प्रभाव धर्म को तो रोशनी माना जाता है। देखो आपने कल भी बहस की थी, धर्म तो एक रोशनी का प्रतीक है। धर्म का होना, धार्मिक होना तो रोशनी का प्रतीक होता है, और धार्मिक होना अंधेरे का प्रतीक है दूसरी भाषा में। वैसा भी हो सकता, धर्म का बोलबाला है तो रोशनी ज्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पर धर्म कैसा अपना रहे थे सर, वो डिपेंड करता है किस तरीके से उस धर्म को लाया जा रहा था, वो डिपेंड। ये कौन डिसाइड करेगा? सर यहाँ पे धर्म में नेगेटिविटी बढ़ गई थी,
बुरी चीजें बढ़ गई थी धर्म धर्म की जैसा जगह पे। है, धर्म तो जैसा होता है वैसा ही है, कुरीतियां हो जाती हैं, शोषण। कल भी बात की थी हमने, तो कोई बहस भी कर रहा था कि धर्म में बहुत अच्छा ऐसा कुछ वैज्ञानिक है ना, लेकिन सर, उसमें मैं बोल रही कुरीतियां हो थी। जाना, सर- उसका दुरुपयोग। तुम ही बोल रही थी, कौन? सुरभि? नो सर, अदिति। अदिति? सर, अदिति। अदिति, चलो अब अपना ज्ञान ठीक कर लो बेटा, ठीक है? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, बट अगेन हाँ, थोड़ा बहुत कुछ चीजों का मैं आपको वो कर रहा हूँ। डार्क का मतलब होता है अज्ञानता। प्राचीन काल में, अब इसका सही आंसर ये है, प्राचीन काल में बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, बहुत ग्रंथ पुस्तकें लिखी गई जो आप जानते हैं। हेरोडोटस किसका फादर था? इतिहास की। हिस्ट्री। इतिहास। हाँ। और प्लेटो? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एंशिएंट पॉलिटिकल। तो ऐसे प्राचीन ग्रीस में, रोम में बहुत विद्वान हुए, दार्शनिक हुए, जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। और आज भी यूरोप की लाइफ, अमेरिका की लाइफ, पश्चिमी जो विचारधारा है, दर्शन जो है, इन महान लेखकों के दर्शन पे टिका है। सोच विचार रहन सहन, जिंदगी जीने के लिए जानवर से हटकर हमें साथ में दर्शन चाहिए होता है, संस्कार चाहिए होते हैं, जो हमारा धर्म हमें देता है। मान लो हिंदू धर्म ने हमें सिखाया है कि बड़ों के पैर छुओ, ऐसे करो वैसे करो, दुनिया भर की बातें है ना, ये संस्कार होते हैं। तो पश्चिमी सभ्यता संस्कारों पे खड़ी है। वो गले मिलते हैं, जब मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं, हम गले नहीं मिलते, हम क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं दूर से, क्योंकि हम आत्मा में विश्वास करते हैं। हमारी आत्मा दूसरी आत्मा के सामने झुकती है। मैं नहीं झुकता हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो लट हूँ, हड्डी मांस का टुकड़ा हूँ, मैं थोड़ी नहीं झुकता हूँ, मैं तो मेरा तो नाश हो जाएगा। क्या झुकता है? आत्मा। तो सनातन धर्म में जब हम किसी के सामने सिर झुकाते हैं तो बड़ी आत्मा पहले झुकती है, छोटी आत्मा या तो लठ की तरह खड़ी रहती है या तो झुकती नहीं है। ये छोटे लोगों की निशानी होती है। बड़ी आत्मा सबसे पहले झुकती है और आत्मा आगे माथे में रहती है। ठीक है, पायलट है वो हमारे शरीर की, ऐसा मानते हैं ब्रह्मा कुमारी वगैरह में भी। समझ में आ रहा है? तो यदि मैं झुकता हूँ सामने किसी के, तो मैं बड़ा हूँ, मेरे में बड़पन है, मेरी आत्मा बड़ी है, शक्तिशाली है, इसलिए मैं पहले झुकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सामने वाला पहले ना झुके। याद रखें जिंदगी में, ठीक है ना? झुकना बड़पन की निशानी है, माफी मांगना, सॉरी बोलना। अब ये ठाकरे परिवार माफी नहीं मांग सकता, क्यों? पकड़े हैं, कह रहे हम माफी मांगेंगे, मतलब छोटी आत्मा है। बड़ी आत्माएं, विद्वान लोग पहले माफी मांगते हैं। नहीं भी गलती है तो भी मांग लेते हैं, क्योंकि बड़ी आत्मा में उदारता होती है, वो महासागर जैसी होती है। तो माथे में जहाँ बिंदी लगाते हैं, आप बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे आत्मा रहती है कहते हैं, और इसलिए वहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ताकि गर्मी ना लगे आत्मा को। एयर कंडीशन का काम करता है। चंदन का टीका लेप लगा लेते हैं पूरे माथे में पंडित लोग साउथ इंडिया में। क्यों? ताकि आत्मा को शांति रहे। शांति क्या देता है? चंदन। और क्या क्या लगाते हैं? सब शांति के प्रतीक है। ठंडक देता है, एयर कंडीशन। चलिए अभी नहीं भटकते हम, कभी इस पे अलग से बात करेंगे। इसलिए हम जो है सिर झुकाते हैं सामने। आत्मा आत्मा के सामने झुकती है, शरीर नहीं झुकता। प्राचीन काल में बहुत ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, एक शब्द में, आप एक सेंटेंस में, ठीक है? रिपब्लिक, प्लेटो का रिपब्लिक हो गया आपका, वॉर हो किताब है, और बहुत सारे उसमें जाता हूं मैं। बहुत सारे दार्शनिक हैं, प्राचीन ग्रीक एंड रोमन, ठीक है? आप नाम भी डालेंगे तो 50 निकल आएंगे। इन्होंने ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहित किया, विकास हुआ,
लेकिन जैसे हम मध्यकाल में आते हैं, इन सब पुस्तकों को, ज्ञान की बातों को, ज्ञान को मध्यकाल में धर्म के पुजारियों ने, चर्च ने इन्हें इकट्ठा करके एक संदूक में डाल के, बॉक्स में डाल के ताला लगा दिया। अब इसका अर्थ समझे क्या मतलब हुआ, ताकि आम जनता को सच्चाई पता ना चले, जो हम बोलते हैं वही सही है। यहाँ पे धर्म ने जाति की है। रोमन कैथोलिक चर्च ने यहाँ जाति की, क्योंकि वो इतने स्वार्थी हो गए कि जो वो कहते हैं वही सत्य है। अभी कोई बोल रहा था, जो डिस्पोट होते हैं, डिस्पोट तानाशाही राजतंत्र, वो ईश्वर के दूत होते हैं, पृथ्वी पे ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून होता है। उनकी बात नहीं मानना, उनकी अवज्ञा करना ईश्वर की अवज्ञा करना है और बहुत बड़ा पाप है। आम आदमी को, आम गरीब आदमी को, जो दिन भर गधे की तरह काम करता था, ये समझा दिया गया कि तुम्हारी किस्मत फूटी है, पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में अच्छे कर्म करो, हमारी सेवा करो, तो अगला जन्म आपका अच्छा हो जाएगा। ये पाठ पढ़ा दिए गए, सभी धर्मों में है ये सब। और इस तरह से जो है आम आदमी को धर्म का नशा कर दिया। ओपियम एंजल्स ने कहा है, एंजल्स ने, लोग मार्क्स को कहते हैं, एंजल्स ने क्या कहा है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। नोट कर लें, सब काम आएगा जनरल नॉलेज। धर्म लोगों का हफीम है, हफीम। उसके नशे में वो जिंदगी भर चूर रहता है, उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी जाती है, विरोध करने की, बोलने की, बस वो अपने कर्मों को ही कोसता रहता है कि पिछले जन्म में उसने बड़े पाप किए हैं, इसलिए वो इस जन्म में गधे की तरह रेंग रहा है। तो धर्म ने ऐसे कई शिक्षाएं दे दी जिसमें आम आदमी को अपंग बना दिया। ज्ञान की बातें पूरी तरह संदूक में, ताले में बंद कर दी। ये मध्यकाल में, इसलिए ज्ञान विज्ञान की बात करे कोई, यदि कोई करे तो सीधी मृत्यु दंड, उसको धर्मद्रोही कहकर, ऐसे कई उदाहरण हैं। फ्रांस में ब्रूनो को मार दिया, गैलीलियो को जहर का प्याला दिया, और बहुत सारे उदाहरण हैं इतिहास में, जब ज्ञान की बात करने पे इंसान को मौत की सजा दी जाती थी, और बड़ी बड़ी कठोर सजाएं दी जाती थी। सीधा नहीं मारते थे, कठोर सजाएं दी जाती थी, जिससे बहुत यातनाएं दी जाती थी कि धर्म के विरुद्ध बोला। इसलिए तो गैलीलियो को, हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा गया था कि टॉलमी की थ्योरी थी, टॉलमी, PTOLMY, टॉलमी की थ्योरी थी, सिद्धांत दिया था टॉलमी ने। पृथ्वी चपटी है, अब तुम गोल बोल के देख लो, पृथ्वी गोल है, पता है गैलीलियो को, लेकिन नहीं बोल सकता पब्लिकली। और पता चला कि उसने बोला है ऐसा कि बेटा जहर का प्याला पियो, लेकिन नहीं पिया तो थोड़ा जिंदा रहा। ब्रूनो ने कोई बात कर दी, चुपके से पहुंच गई लोगों तक, राजा तक पहुंच गई, तो लाओ ब्रूनो को पकड़ के और आग में फेंक दिया, उसको जलती आग में फेंक दिया, भूरता बन गया बेचारा। तो ये थी सजा उस काल में ज्ञान की बात करने की। इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि ज्ञान की बात करे। तो इस काल में, इस 1200 साल मध्य काल के काल में, ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर पाए हम, उसको कुचल दिया गया था, ज्ञान को संदूक में बंद कर दिया गया था। बाहर सिर्फ धर्म, ईश्वर ही केंद्र बन गया, जीवन का केंद्र बन गया, जीवन के सारे सोच का केंद्र बन गया ईश्वर। ईश्वर ने सब रचना की है, जो कुछ कर रहा है ईश्वर ही कर रहा है।
जो कुछ हुआ तुम्हारे साथ वो ईश्वर की देन है, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तो सब कुछ चर्च के इर्द गिर्द घूमने लगा। मानव जीवन का केंद्र चर्च बन गया। तो ये मध्यकाल को इसलिए ज्ञान विज्ञान की बात ही नहीं हुई, ज्ञान विज्ञान संदूक में बंद कर दिया, तो कोई बात आगे बढ़ा ही नहीं ज्ञान विज्ञान हमारा, तो हम बहुत पीछे रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि शिकंजा बहुत तगड़ा था। राजा भी चर्च के सामने नतमस्तक होते थे, चर्चों के अधीन थे, इसलिए उनकी अलग से कोई अलग से वो नहीं थी। भारत में भी पंडितों के सामने राजा झुकता था, पंडित सर्वोपरि होते थे, राजा भारत में भी पंडितों के सामने झुकता था, पंडितों से पूछकर ही सब करता था, ऐसे वो कुछ नहीं करता था। तो ये समझ में आई बात, इसलिए कहते हैं मध्यकाल को डार्क एज, अंधकार का काल। इसमें ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ। और यहीं से बात को पकड़ना, जो आपका पहला चैप्टर है आपके कोर्स का, पुनर्जागरण है ना, वो अच्छा नहीं बना इसलिए बस आपका बस ऐसे छोड़ दिया है, इसमें अभी टुकड़ों में नहीं बांटा इसको क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, चलो हम ले चलेंगे जब उसमें पहुंचेंगे।